हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज करेंगे सारी चीज़ें। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए जो आपके काम आएंगी। ध्यान से सुनना और समझ लेना, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने हमारी हेल्प नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा और हमने मिस्टेक कर दी, ये पहले पता होना चाहिए था। ध्यान से सुनना सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो देखो, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट को अब की बार 2024 के सेशन के लिए पुरानी किताबें हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई जा रही हैं बहुत सारे स्कूल्स में। कुछ को पता लग गया है, कुछ को पता नहीं लगा है। आपको सीधी बात बता देता हूं, अगर आपके चैप्टर्स के नाम देख लेना, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम है ऊपर, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, योगा एंड लाइफस्टाइल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये 10 चैप्टर हैं, सेम टू सेम। ऊपर नीचे नाम जो ऊपर नीचे दे रखे हैं हरियाणा बोर्ड ने लोचा करके थोड़ा सा, बट जो नाम है चैप्टर के वो बिल्कुल मैच करने चाहिए, सेम टू सेम नाम आपके होने चाहिए। अगर आपकी बुक में ये चैप्टर्स के नाम नहीं है, इसका मतलब आपको टीचर्स ने जो है गलत बुक पढ़ा दी है। टीचर्स को भी बहुतों को पता लग गया है, बहुतों को अभी भी पता नहीं है कि भाई सीधा धप्पा लगेगा तुम्हें फिर फिजिकल एजुकेशन का जब पेपर होगा तुम्हारा। अब ये जो किताब है ये है CBSE वाली किताब, ठीक है। CBSE वाली किताब है ये, और ये जो है CBSE में नहीं लगती। कमाल की बात है, बताता हूँ, अलग ही लफड़ा उनका भी। तो ये किताब बनाई थी 2023 में CBSE वालों ने लगाने के लिए, बट वो लगाई नहीं। तो ये हरियाणा बोर्ड वालों ने लगा रखी है किताब अब की बार के लिए, 2024 के सेशन के लिए। अब की बार जो पेपर बनेगा वो इस वाली किताब से बनेगा, CBSE वाली से, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं तुम फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं था पहले। दूसरी चीज़, दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है जो आपके काम आएगी। हमने जो है फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं विद आंसर, और साथ में MCQ की जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर, सारे के सारे जो है कंबाइन करके हमने एक PDF बनाई है जिसका हमने प्राइस रखा है 100 रुपीज़। क्योंकि यार मेहनत लगती है, आपको भी पता है, बहुत मेहनत लगती है आंसर्स बनाने में और मिलते नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो देखो 100 रुपीज़ में आप जो है एक फाइनल ये कंटेंट ले सकते हो। हर चैप्टर से मैंने 10 से 15 तक के क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। सिर्फ ये 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको करने हैं और आपका लगभग पेपर फिजिकल एजुकेशन का इसी PDF में से आएगा। अगर आपको परचेज करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कहाँ पे करोगे, कैसे परचेज करोगे, वो भी सुन लो एक बार, अगर किसी का मन करे परचेज करने का। और भी बाकी सब्जेक्ट की भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी की बना रहे हैं। आपको गूगल पे जाना है और ये नाम सर्च करना है CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आएगी cclchapter.com। इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी हमने राइट कॉर्नर में ऊपर ही एक लिंक दे दिया है, ज्वाइन लिंक। इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे अगर आपको PDF परचेज करनी हो तो। उसके अलावा यहाँ पे अभी फिलहाल तो शॉप का सेक्शन बंद है, इसको इनेबल किया जाएगा थोड़े दिनों में। तो आप चाहो तो शॉप के सेक्शन में से भी जो है उस PDF को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिन जिन सब्जेक्ट की हमने PDF बना रखी है वो आपको यहाँ से पता लगता रहेगा, ठीक है। तो परचेज जिसको करनी है वो कर सकता है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे चैप्टर वाइज शुरू करते हैं MCQs को। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको जो MCQs है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। सारी चीज़ें, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर वाली वीडियो भी आपकी वीडियो आएगी डिटेल्ड में। भले ही आपने अगर PDF परचेज नहीं करी है तो वो वीडियो पूरी देख लेना, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी वो। उस वीडियो में से आपका बहुत सारा पेपर आ जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब देखते हैं पहला चैप्टर हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, एक मैनेजमेंट जो होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग, बजटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो कौन सा फंक्शन होता है? प्लानिंग। अ गुड प्लान शुड नॉट बी, एक अच्छा जो प्लान है वो कैसा नहीं होना चाहिए? स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, लॉजिकल नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो कैसा नहीं? ऑटोक्रेटिक उसको नहीं होना चाहिए। इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर्स मीन्स, इसका डिफाइनिंग जो प्रोसीजर है उसका मतलब क्या होता है? सेटिंग गोल्स, मेकिंग अ पॉलिसी, लेइंग डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो क्या है वो? वह डिफाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। डिफाइनिंग, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, डिफाइनिंग है दोनों में ना, डिफाइन कर रहे हैं प्रोसीजर को। प्रोसीजर यानी कि स्टेप जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं उनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजेशन विद प्रिंट मीडिया इज, जो प्रिंट मीडिया के बारे में लेन देन जो भी मैनेजमेंट करेगी उस कमेटी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्केटिंग कमेटी होती है ये। तो ये सारा जो है मैनेजमेंट रखती है मार्केटिंग से, मार्केटिंग यानी कि प्रमोशन करने के रिगार्डिंग। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ फिल इन द ब्लैंक कमेटी, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है वो परचेज करने हैं तो वो किसका काम है? वो होता है फाइनेंस कमेटी का। देखो अलग अलग कमेटियां हैं, अगर चैप्टर पढ़ा होगा आपने अच्छे से समझा होगा, आपको पता होगा टेक्निकल कमेटी क्या करती है, लॉजिस्टिक कमेटी क्या करती है, फाइनेंस कमेटी क्या करती है, और सबको अलग अलग जो है काम डिवाइड किए गए हैं। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी डन, कब होने चाहिए? पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, यानी कि आपको रूल्स रेगुलेशन बताने हैं तो आप कब बताओगे? प्री इवेंट बताओगे, ड्यूरिंग इवेंट बताओगे, पोस्ट इवेंट, एनी टाइम ड्यूरिंग द इवेंट, कभी भी जब तुम्हारा मन करेगा। तो वो क्या है? प्री इवेंट। मान लो कबड्डी का गेम कराना है, तुम बोलोगे भैया ये रूल्स हमने बना रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही तुमको खेलना है। आप गेम खत्म होने के बाद थोड़ी ना बताओगे, पहले बताओगे ना। तो वही है ये चीज़, प्री इवेंट उसको जो है बताया जाता है रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। आफ्टर लूजिंग अ मैच अ टीम विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक, एक मैच तुमने खेला अगेंस्ट अ टीम और तुम बाहर निकले और बिल्कुल बाहर हो गए टूर्नामेंट के, उसको हम क्या कहते हैं? सबको पता होगा, नॉक आउट टूर्नामेंट। इसकी डेफिनेशन, और ये बहुत काम का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प्स सेव टाइम, कौन सा टूर्नामेंट है जो टाइम को सेव करता है? तो वो भी है नॉकआउट टूर्नामेंट। क्यों? क्योंकि इसमें भाई जो खत्म, मतलब जो हार गया प्लेयर या टीम हार गई तो वो सीधा बाहर हो जाता है। लीग टूर्नामेंट में टाइम पास चलता रहता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये डेट जरूर ध्यान रखना। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 ऑफ अगस्त। विच ऑफ द रेसेज इज रन टू प्रमोट ब्रदरहुड, कौन सी जो रेस है वो भाईचारे को जो है प्रमोट करने के लिए होती है? तो वो है रन फॉर यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा, यानी कि एकता के लिए होती है दोनों चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स शुड बी द रोल ऑफ, तो देखो जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, जैसे हमने कोई टूर्नामेंट खेला, टूर्नामेंट खेलने के बाद हमको जो है वो मिलता है ना, कागज़ सा बना के दे देते हैं कि सर्टिफिकेट, जिसको हम बोल देते हैं कि भैया ये सर्टिफिकेट है, मैंने इस टूर्नामेंट में खेला था, कोई अवार्ड मिला है नहीं मिला जो भी है, उस हिसाब से वो सर्टिफिकेट बनाती है। तो वो कौन सी कमेटी का काम होता है? वो होता है लॉजिस्टिक कमेटी का। ये जो है ज़्यादातर कागजी कार्रवाई को संभालती है लॉजिस्टिक कमेटी। द पर्पस फॉर कंडक्टिंग आ कम्युनिटी रन इज फॉर, तो क्या पर्पस होता है? देखो वहां पर अलग था, वो ब्रदरहुड के रिगार्डिंग था, यहाँ पे कम्युनिटी रन है यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग्स पे जरूर ध्यान रखना तुम। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, रन फॉर पब्लिसिटी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्राउड फंडिंग, तो किसके लिए होती है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कम्युनिटी रन करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कौन से जो है इंटेलिजेंट है या जो भी एथलीट है या अलग अलग फील्ड के हिसाब से उनका फिर टेस्ट होकर पता लग जाता है कि हाँ ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये नहीं हैं, तो उनको फिर बाद में चूज किया जाता है। ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। अभी देखते हैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। सेकंड चैप्टर में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हमारा जो है चैप्टर का नाम है। विच इज नॉट आ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये बहुत आसान और प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यू में। इसमें से बड़े क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू बहुत आते हैं इसमें से। विच इज नॉट आ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना, हमें पहले तो पता होना चाहिए, दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो वाले में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन होते हैं, बाकी सारे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इनमें से देख लो, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो यहाँ पे ऑप्शंस बदल सकते हैं, ध्यान रखना। फिर भी कोशिश रहेगी सेम से क्वेश्चन बनाए जाए। प्रोटीन यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन रहेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट होता तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, देखो दो टाइप के विटामिन होते हैं सोल्यूबल के मामले में, जिनको एग्जाम में पर्सनली पूछा जाता है। एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनके बारे में मैंने जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर कराए ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा है? तो वो है विटामिन बी, जो कि पानी में घुल जाता है। आयरन इज अ पार्ट ऑफ, आयरन किसका पार्ट है? ट्रेस मिनरल्स का, मैक्रो मिनरल्स का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो किसका है वो? ट्रेस मिनरल्स का जो है पार्ट है। फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर, जो फैट होती है और जो ऑयल होता है वो किसके अंडर में आता है? प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड, एनर्जी गिविंग फूड,
बॉडी बिल्डर ग्रुप रूटीन फूड, तो कैसा फूड है वो है एनर्जी गिविंग फूड। आपको पता है ना सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, फैट होती है। मतलब तुम्हारा कार्ब्स खत्म हो गया, तुम्हारी प्रोटीन कम हो गई, उसके बाद तुम्हारी फैट बर्न आउट होती है, तभी तो सबसे लास्ट में जो है फैट यूज होती है, क्योंकि वो एक टाइप से स्टोर करके रखता है बहुत सारी एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, 1 ग्राम जो फैट है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो है 9 किलो कैलोरी। एंथोसाइनिन गिव कलर टू, तो ये किसको जो है कलर देता है, रूट्स को, कॉफी, व्हीट, ग्रेप्स, तो किसको देता है, ग्रेप्स को। ऑक्सीलेट्स आर प्रेजेंट इन, ऑक्सीलेट्स जो है किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बाजरा, नट्स, स्पाइसीज, तो किस में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। देखो ज़्यादातर जो विटामिन मिनरल काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलती हैं, बहुत सारी जगह में काम आएगी, इसको ध्यान रखना। ये वाले वर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेश्चंस पूछते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। वट इज एन आइडियल वेट टू बी रिड्यूस्ड इन 1 वीक, आइडियल वेट जो है रिड्यूस्ड होता है 1 वीक में वो कितना होता है, तो वो होता है 500 ग्राम से 1 kg के बीच में। BMI बिटवीन द 25 से लेके 29.9 इज, देखो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि हम सुकड़े हैं, हम ठीक ठाक हैं, हम ज़्यादा मोटे हैं या धरती पे बोझ हैं, तो वो पता लगता है। अब ये जो BMI है इसके या तो कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है कि BMI हम कैसे कैलकुलेट आउट करते हैं, और कभी पूछ लेते हैं कि वो कितने से कितने के बीच में। देखो पैमाने हैं इनके 18, 25 और 25 से इधर चले जाओ और 18 से इधर, ठीक है। ये मरे हुओं के लिए है, ये पहलवान टाइप के मतलब ओवरबोज के लिए हैं। तो यहाँ पे जो 25 से ऊपर का जो वेट हमको दिया गया है तो वो क्या है, वो है ओवर वेट, वो ज़्यादा वेट है, नॉर्मल नहीं है, वो इसके बीच का जो है नॉर्मल होता है। तो ऐसा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल में से थोड़ा उम्मीद ज़्यादा रहती है कि बड़े क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं इस चैप्टर से खास तौर पे, बट कभी कभी जो है छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। योग सूत्रा वाज कंपाइल्ड बाय, योग सूत्र जो है किसने बनाया था, वो था पतंजलि ने। ये वो बाबा रामदेव वाली पतंजलि नहीं है, कहीं तुम उसको सोचो, ये अलग है, ठीक है। ये एक महर्षि थे तो उनके रिगार्डिंग ये बने थे। अकॉर्डिंग टू पतंजलि द डेफिनेशन ऑफ आसन इज, आसन की जो डेफिनेशन है पतंजलि के अकॉर्डिंग वो क्या है, तो वो है हमारी सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। उसको उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जब अगर हम कोई भी आसन कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई हड्डी मसल कुछ खिंचाव महसूस कर रही है, इसका मतलब हम जो है उस आसन को सही से नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका मानना था। हाउ मेनी टाइप ऑफ आसन आर देयर इन योगा, योगा में कितने टाइप के आसन होते हैं। देखो अगर आप गूगल से पूछने जाओगे तो 84 बता देंगे वो तो, और लॉजिकली उनकी बात सही भी है, लेकिन यहाँ पर हमसे जिस हिसाब से जिस पर्सपेक्टिव से वो पूछ रहे हैं तो वो हमारा आएगा सिर्फ 3 टाइप ऑफ आसन होते हैं। विच आसन इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उनमें से एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से इसको जो है बढ़िया बनाने के लिए कौन सा आसन बेस्ट होता है वो बताना हमको, तो वो है हमारा पवन मुक्त आसन। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। अकॉर्डिंग टू WHO द क्राइटेरिया फॉर ओवरवेट एज पर BMI इज, तो वो कितना होता है, वो होता है 25 से लेके 29.9 तक का। देखो ये जो रूल्स थे ना BMI के रिगार्डिंग वो इन्हीं की देन है, इन्हीं ने दिए थे, तो इसीलिए जो है इनकी माननी पड़ेगी। अब विच आसन्स इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लीवर, इनमें से कौन सा आसन है जो लीवर की एफिशिएंसी बढ़ाता है, तो वो कौन सा है, वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इनके जो डायग्राम है अगर आपको बुक से देखने हैं, बुक वगैरह ले रखी होगी आपने, तो बुक से आप डायग्राम वगैरह भी देख सकते हैं इनके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नहीं तो गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा आसन कैसा होता है। विच आसन इज सजेस्टेड टू रिलैक्स मसल आफ्टर परफॉर्मिंग वज्रासन, वज्रासन जब हम लोग करते हैं उसके बाद में हमारी मसल्स जो है थोड़ी स्ट्रेच हो जाती हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए हम जो है कौन सा जो आसन है वो सजेस्ट किया जाता है, तो वो है शवासन। शवासन होता है सीधे जैसे मर के पड़ गए ना तुम वैसे वाला, लेट जाओ बस सीधा, वो वाला। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, इनमें से डायबिटीज के साथ कौन सी ग्लैंड जो है इंक्लूड रहती है, वो है हमारी पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है जूस बनाती है एक, तो उसका काम होता है शुगर को जो है एब्जॉर्व करना, और कुछ ऐसा होता है कि वो एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है वो सिस्टम पूरा, और फिर डायबिटीज हो जाती है।
पोलीयूरिया इज एसोसिएटेड विद, देखो पोलीयूरिया ये किससे रिलेटेड है वो हमें बताना है। एक्सेसिव स्वेट, लेस यूरिनेशन, एक्सेसिव सलाइवा, एक्सेसिव यूरिनेशन। तो किससे रिलेटेड है वो? एक्सेसिव यूरिनेशन से, यानी कि ज़्यादा पेशाब करने से वो रिलेटेड है पोलीयूरिया। देखो यूरिया जो वर्ड है ना वो हमारा जो ज़्यादातर तो किसी बाथरूम से जो है वो रिगार्डिंग रहता है, और यहाँ पे वही चीज़ है पोलीयूरिया, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वर्ड ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हो इसको। भुजांग आसन इज ऑल्सो नोन एज, ये जो भुजांग आसन है उसको हम कौन से आसन के नाम से जानते हैं? ये जहरीले नाग के जैसा होता है, कोबरा पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आसन कैन बी सजेस्टेड एज प्रिपेरेटरी आसन फॉर पवन मुक्तासन। अगर आपको पवन मुक्तासन करना है तो उसके लिए पहले आपको कौन सा आसन करना पड़ेगा? तो वो कौन सा आसन है? वो है मत्स्येंद्रासन। व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक, इनमें से जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अस्थमा पता होगा ना, ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को होता है जिसमें सांस नहीं आता ढंग से, तो वो किसकी वजह से होता है? एलर्जी, स्मोक, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज। तो किसकी वजह से? ऑल ऑफ दीज। तुम में से कुछ तो ये सोचेंगे सर एक्सरसाइज से कैसे हो जाता है? देखो क्या होता है, एक्सरसाइज की वजह से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जिससे हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है वो पहले ही ख़राब है, तो हमारा जो शरीर है वो प्रॉपरली जो है सांस नहीं ले पाता है, और इस वजह से भी अस्थमा अटैक आ सकता है। तो जिसको अस्थमा है वो कृपया एक्सरसाइज ना करे। वैसे इसको ठीक किया जा सकता है प्राणायाम वगैरह करके, बट एक्सरसाइज करके नहीं, उससे हालत बिगड़ सकती है। पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ, तो वो किसका जो है रिजल्ट है? देखो ये कह रहे हैं कि पुअर एक्सचेंज हो रहा है, हम सांस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज यानी कि हम सांस जो ले रहे हैं वो बिल्कुल खराब हो चुका है, तो वो जो कंडीशन है इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो है रेस्पिरेटरी फेलियर, हमारा सांस लेने वाली मशीन खराब हो गई है, नई मशीन डलवानी पड़ेगी। विच आसन इज बेस आसन फॉर क्यूरिंग अस्थमा, इनमें से कौन सा आसन है जो अस्थमा को क्योर करने यानी ठीक करने में काम आता है? तो वह है चक्रासन। एट वट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर कंसिडर्ड हाई, कौन सा वो पॉइंट है जिससे ऊपर जाने पे खून को, ब्लड प्रेशर को हाई माना जाता है? तो वो है 210 से लेके 210 ओवर 120। देखो ये जो ओवर है ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये आपको पता क्या सीन है? देखो मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखना, ये वैल्यूज काम आती है 80 से लेके 120, 80 टू 120, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे ऊपर जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे नीचे आ गया तो लो ब्लड प्रेशर, ऐसे होता है। अब ये कंफ्यूज कर रहे हैं, 120 देखो एक इसमें है एक इसमें है, लेकिन यहाँ पे 80 ओवर मतलब 120 से 80 के बीच में, तो नॉर्मल में जाएगा। अब ये जो है ये है हमारा 120 210 ओवर 120, यानी कि 120 से ऊपर चले जाओ और 210 तक का, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब इससे ऊपर चला जाए तो क्या होगा भाई? नसें फट जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या होगा। विच आसन सजेस्टेड फॉर लो बैक पेन इन कंट्राइंडिकेटेड फॉर स्काइट का, तो कौन सा आसन जो हमको सजेस्ट किया जाता है वो है शलभासन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसके रिगार्डिंग है, यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात होती है पूरे चैप्टर में। अ डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज, एक डिसेबिलिटी है, कोई भी कमी हो सकती है, तो वो जो है बर्थ के टाइम पे है, तो हम उस डिसेबिलिटी को कैसी डिसेबिलिटी कहेंगे? वो है कॉन्गेनिटल डिसेबिलिटी। विच वन इज कॉन्गेनिटल डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सी है वो हमें बताना। देखो पोलियो है, पैदा होने के बाद होता है ना, सेरेब्रल पलासी, डाउन सिंड्रोम, तो ये दोनों ऐसी हैं जो कि कॉन्गेनिटल डिसेबिलिटी हैं। ज़्यादातर एक चीज़ बताता हूँ तुमको, अगर नहीं कुछ समझ आए, अगर ऑप्शन A B ऐसे बोथ करके कुछ दे रखा है ना, तो मोस्टली ऑफ द मैंने अब तक देखा है लगभग 95% चांस होते हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठा लोगे, अगर बोथ वाला सेक्शन दिया है तो ज़्यादातर केसेज में वो ही ऑप्शन जो हमारा सही रहता है। नेम द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज, तो कौन सी जो है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है वो हमें बताना है, जिसमें हम दूसरों को पहचानने में मतलब दिक्कत होती है थोड़ी सी, वो हमें बताना है। तो वो है हिडन डिसेबिलिटीज, यानी कि हम कह सकते हो हिडन डिसेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि हमें नहीं पता, बाहर से नहीं दिखता कि डिसेबिलिटी है, लेकिन वो अंदर ही है कुछ। विच इज हिडन डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सी है वो बताना है, वो है डायस्लेक्सिया।
dyslexia, sorry. In which category would you place a person with the intellectual disability if he has IQ level between 50 to 55? अगर आपके सामने कोई है जिसका IQ लेवल 50 से 55 के बीच में है, तो इनमें से हम कौन से लेवल की उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानेंगे, यानी कि मानसिक तौर पे वो कमज़ोर है आप आई जाए, तो अगर उसकी IQ इतनी है तो क्या माना जाएगा? माइल्ड, मॉडरेट, सर्वर, प्रोफाउंड। तो कैसा मानते हैं? माइल्ड मानते हैं उसको। A genetic disorder is found in an intellectual disability which is known as, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये डेट ध्यान रखना, और एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा। देखो डेट वाले क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखना। वैसे मैंने जो क्वेश्चन कराए इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे देखने को, सेम ऑप्शंस के साथ में, ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे से रिविजन करना। वेबसाइट पर मैंने अवेलेबल करा दूंगा इनको, ताकि आप जो है इनको प्रैक्टिस कर पाओ एटलीस्ट। और अगर आपको क्विज टाइप में बनवाना है तो वो भी बता देना, कमेंट्स में कर देना कि सर हमको क्विज बना के दो। उसमें क्या होगा, आपका स्कोर कैलकुलेट करके हम लोग पूरा बना के देंगे कि आपने कितने सही करे कितने गलत करे, तो वो आपको पता लग पाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा एक टाइप से। अगर वो जुगाड़ बनाना है तो बता देना मेरे को, वो भी कर दूंगा मैं वेबसाइट के ऊपर। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ADHD? इनमें से ADHD टाइप का डिसऑर्डर कौन सा है? वो है मेंटल डिसऑर्डर। पुटिंग थिंग्स इन सर्टेन ऑर्डर इज अ साइन ऑफ, तो वो किसका साइन होता है? वो है OCD का। A disorder that may also be categorized as an intellectual disability is, तो वो डिसऑर्डर कैसा होता है? वो है डाउन सिंड्रोम। वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आसान सा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो है लेकिन। एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल इज, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? वह ड्रॉइंग। एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, तो इनमें से कौन सी है? वो है हमारी राइडिंग अ बाइक। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी should be fill in the blank per week at vigorous intensity in adults above 65 years of age, तो वो जो एक्टिविटी है हर हफ्ते वो कितनी करनी चाहिए? मिनिमम ड्यूरेशन हमसे पूछी गई। 2 टाइप की ड्यूरेशन आ सकती है, मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं इसमें, मिनिमम भी। तो देखो मैक्सिमम तो है हमारी 150 मिनट, और अगर मिनिमम पूछे तो वह है 75 मिनट। ये एग्जैक्टली आपको याद रखनी पड़ेगी मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग, कि जो 65 ईयर से अबव जो एडल्ट्स हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं जो एक्चुअल में, तो उनको एक हफ्ते में कितनी एक्टिविटी मिनिममली करनी चाहिए, मैक्सिममली उनको कितनी करनी चाहिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो भी उनको दिक्कत होती है, लेकिन ये वाली इस कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। रेट एट विच द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इज नोन एज, वो तो उसको हम क्या कहते हैं? किसी रेट पे अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स इज नोन एज, तो उनको क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, नोकनी और काइफोसिस। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन से अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये लेग्स की डिफॉर्मिटी और डिफॉर्मिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए, कौन सी डिफॉर्मिटी किससे पार्ट से रिगार्डिंग, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नोक नीज है जो कि घुटने आपस में टकराते रहते हैं। लॉर्डोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये वाली जो बीमारी है ये प्रॉब्लम है लोअर बैक की। स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, ये जो स्कोलियोसिस है ये किससे रिलेटेड है? कौन किस दिक्कत से? वो है स्पाइन, स्पाइन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के रिगार्डिंग, ठीक है। काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी फाउंड इन, तो वो कहाँ पर मिलती है? वो है थ्रोइटिक रीजन, यानी कि हमारी एक्चुअल तो स्पाइन में ही होती है ये, लेकिन जो हमारे मान लो ये शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हमारी गर्दन है ना, तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये हमारे हाथ हैं ये वाले, ठीक है, समझ जाओ बस तुम। रुको बन गए। ये जो गर्दन के बैक साइड में आपको आप में से बहुत सारे ने देखा होगा ना, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता, तो वो चीज़ है ये काइफोसिस, वो है थ्रोटिक रीजन वाला। कर्णम मल्लेश्वरी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक गेम्स एट, जो कर्णम मल्लेश्वरी थी उसने जो ब्रॉन्ज मेडल था ओलंपिक गेम्स में वो कब जीता था? मतलब कहाँ के ओलंपिक्स में जीता था? तो वो थे सिडनी के ओलंपिक्स में। साक्षी मलिक वन आ मेडल इन, साक्षी मलिक ने जो मेडल जीता वो कौन से जो है उसमें जीता था गेम में? वो था रेसलिंग में। फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीमेनोरिया।
इफ़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वुमेन्स के अंदर होता है स्पेशली, तो ये जो है अगर प्यूबर्टी के अंदर भी जब जवान हो रही है तो उस टाइम पे भी नहीं जो है एक्टिव हो रहा है, डज नॉट बिगिन, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो वो होती है प्राइमरी एमोनेरिया। ये थोड़े नाम अजीब से हैं, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे जो एनालिसिस करके बनाए हुए हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना याद कर सकते हो कितना नहीं कर सकते, प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार याद हो जाएंगे एटलीस्ट आपको। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यानी कि बोन्स के अंदर से जो है मतलब बोन्स की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो खराब हो जाता है, मतलब बोन कमज़ोर हो जाती है बेसिकली, तो एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, तो उसको बुलाते हैं ओस्टोपोरोसिस। वट इज़ द कोज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस इन वुमेन, वुमेन के अंदर जो है ज़्यादातर देखा जाता है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसके पीछे क्या कारण है, हाई ब्लड प्रेशर, मैनर्च, एक्सेसिव एक्सरसाइज, लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो क्या होता है लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, और उसके पीछे कारण क्या होता है, जो बेबीज का जन्म होता है उस वजह से जो है कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है उनके अंदर, जिसके ऊपर वो फोकस नहीं करती और फिर उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। फीमेल एथलीट ट्राइड इज आ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था, तो वो है हमारा ऑल द अबव, यानी कि ओस्टोपोरोसिस, एमोनेरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये है सारा ऑल द अबव हमारे आंसर आएगा। इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया डज एन इंडिविजुअल लूज वेट बाय टेकिंग लैक्सेटिव और डायूरेटिक्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्यूलिमिया नर्वोसा। ये चैप्टर मेरे हिसाब से देखो वैसे समझने में, अगर देखो जिन्होंने बायो ले रखे उनको नाम याद रहेंगे, समझ भी जाएंगे, बाकी स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाकी, क्योंकि आसान स्पेलिंग से नहीं है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग है काफ़ी ज़्यादा। बाकी चैप्टर्स आपके आसान है एमसीक्यूज के मामले में, हाँ इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आसान आएंगे, इसके एमसीक्यूज अगर आएगा इस चैप्टर से वो हार्ड एमसीक्यूज बनेंगे, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे आप बार बार। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। पार्शियल कर्ल अप इज टू टेस्ट, ये जो है एक एक्सरसाइज कह लो तुम, तो ये जो है किसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, एजिलिटी, स्पीड, लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। उसके लिए आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि पार्शियल कर्ल अप करते कैसे हैं, तभी आपको याद रहेगा। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को नापने के लिए करते हैं। सीट एंड रिच टेस्ट मीजर्स, ये सीट एंड रिच टेस्ट किसको मापता है, वो मापता है फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें क्या करते हैं, ऐसे बैठा देते हैं बच्चों को, ये बैठ गया और ये टांगे हैं, ठीक है, कहीं तुम सोचो क्या है, और उससे बोला जाता है यहाँ पे घुटनों पे हाथ लगाओ, तो ये किसको टेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे करके, तो वो है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, इस तरीके से होता है बस, ये यहाँ पे हाथ लगाने का वो होता है बस टेस्ट सा, मतलब एक फित्ता सा बोर्ड सा रख देते हैं कि कहाँ तक पहुँच रहा है तुम्हारा हाथ। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट, इनमें से कौन सा वो आइटम नहीं है, तो वो है पुशअप्स। वट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज इन मेडिसिन बॉल पुट, तो उसमें कितना वेट होता है 3 kg। द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट, ये जो एक टेस्ट है इसके लिए टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है, वो है 5 मिनट का। टू डिटरमाइन VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इनमें से कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर VO2 मैक्स को हमें देखना है। वेट, जेंडर, एज, नेम, तो क्या है वो नेम, क्योंकि तुम्हारे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत आएगी, ठीक है, वो तुम्हारी एबिलिटीज़ के ऊपर होता है टोटली। विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट, तो इनमें से कौन सा जो है आइटम नहीं है, वो है सीट एंड रिच टेस्ट, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। वट इज द वेट ऑफ डम्बल फॉर मैन इन आर्म कर्ल ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट, तो डम्बल वेट क्या होता है मैंस के लिए डम्बल का, तो वो होता है 8 पाउंड का। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक सिस्टम प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस, 5000 मीटर की जो रेस होती है इनमें से कौन सा सिस्टम है जो एनर्जी हमको प्रोवाइड कराता है, तो वो है हमारा एरोबिक सिस्टम। एरोबिक यानी कि भागते हुए अगर तुम सांस लेने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो वो ज़्यादा काम आती है। देखो अलग अलग होते हैं ये सिस्टम, कुछ एनएरोबिक होते हैं जैसे छोटी रेस स्प्रिंट टाइप की होती हैं, एंड्योरेंस जिसके अंदर आपको जो है बार बार फुर्ती दिखानी होती है, अलग अलग टाइप के
जो इवेंट होते हैं, गेम्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप के सिस्टम काम आते हैं। उनके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि किस में कितना होगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता ही आपको। स्लो ट्विस्ट फाइबर्स आर ऑफ फिल इन द ब्लैंक कलर। जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं, तो वो होते हैं लाल रंग के। VO2 मैक्स इज रिलेटेड टू, ये जो VO2 मैक्स हम बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड है, तो यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मसल, इनमें से मसल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, कॉन्ट्रासिटी, एक्जिटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, तो क्या है ड्यूरेबिलिटी। इट इज अ कंडीशन टिपिकली डिफाइंड wherein an individual has a resting heart rate of under 60 beats per minute, यानी BPM है जो 60 beats per minute है इन एडल्ट, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो वो होती है ब्रैडियाकार्डिया। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं कार्डियक आउटपुट। कहीं तुम ब्लड प्रेशर टेप दो, इसमें ये बोल रहे हैं हमको कि जो ब्लड पंप हो रहा है ना ईच साइड ऑफ हार्ट, तो जिसको हम वेंट्रिकल कह रहे हैं, ये 1 मिनट में ब्लड कितना बाहर निकाल दिया ऐसे कर करके उसने, तो एक साइड से, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक जो हमारे दिल की मसल होती है तो उसके बारे में, ठीक है। द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब नॉर्मल है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं बिल्कुल, तो उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो वो होता है 5 लीटर का। ये LT का मतलब है लीटर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड ड्यूरिंग 1 बीट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड ड्यूरिंग 1 बीट, एक बीट के अंदर जो है कितना जो ब्लड है उसको पंप किया गया। इसको जो है योगा वगैरह करके इनको बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में भी शायद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसा कोई टॉपिक था इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बिना सांस लिए हुए तुम अपना जो है वर्कआउट कर रहे हो। कार्डियक, जैसे स्प्रिंट वगैरह होते हैं 50 मीटर 100 मीटर वैसे वाले। कार्डियक हाइपरट्रोफी इज, तो वो क्या है, वो है हमारी इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, मतलब नॉर्मल हम जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे आराम से, तो उस समय हम सांस लेते हैं, तो हम उस समय कितना सांस लेते हैं, कितने से कितना, तो वो है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि 12 से 20 बार हम 1 मिनट में सांस ले लेते हैं अगर कुछ नहीं कर रहे। अगर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वो बढ़ के 30 से 40 हो जाता है। द अमाउंट ऑफ ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वो कितना होता है, वो होता है 40 ब्रेथ पर मिनट, तो इतने तक वो पहुंच जाता है। विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स वाला जो सिस्टम है हमारा, तो उस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज का वो क्या नहीं है, इनमें से बताना है हमको, ठीक है। हाइपरट्रोफी ऑफ मसल, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज मायोग्लोबिन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, तो क्या है वो, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। देखो ब्लड सप्लाई कब बढ़ती है, जब शरीर को जरूरत होती है। जरूरत कब है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज करना बंद तो ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई का कोई फंडा वहाँ पे नहीं होता। अगर हर समय चलता रहा ना तो तुम्हारा BP हाई ही पड़ा रहेगा हर टाइम पे। विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, शॉर्ट टर्म इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स, इंक्रीज मसल टेम्परेचर, इंक्रीज इन लैक्टेट एंड टॉलरेंस, तो वो क्या है, इंक्रीज इन लैक्टेट एंड एसिड टॉलरेंस। तो ये जो है ना ये बढ़ जाता है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट इनमें से नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारी कैपेसिटी 5 kg उठाने की थी, हम हर रोज 5 kg उठाते रहेंगे, तो वो जो हमारी टॉलरेंस जो है बढ़ जाएगी, और उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम 5 की बजाय 10 kg या 12 kg उठा सकते हैं। तो वो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये लैक्टिक एसिड जो है उससे रिलेटेड है ये, और ये लॉन्ग टर्म में आता है। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू इंक्रीज, किसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स को, बोन को, ब्रेन को, लीवर को, तो किसको आप समझ ही गए होगे, साइज ऑफ मसल को। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल इज एन इफेक्ट ऑफ, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर मतलब कितना ज़्यादा स्टोर कर पा रही है मसल, तो वो किसका इफेक्ट है, तो वो है ऑल अबव का। एरोबिक ट्रेनिंग करो, एनाएरोबिक, क्रॉस ट्रेनिंग, कुछ भी करो तो ये स्टोरिंग पावर हमारी बढ़ जाती है।
मैन एंड वुमेन यूजुअली अटेन देयर हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल बिटवीन द एजेस ऑफ, एक उम्र होती है जब हम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो वो एज कौन सी होती है? वो सबको पता है, 20 से 40 साल के बीच में, क्योंकि 20 से पहले हम छोटे बच्चे हैं एक टाइप से कह लो, या फिर ग्रोइंग एज में है तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं होती, और 40 के बाद हम बुढ़े होने लग जाते हैं। It is a measure of the amount of mineral, mostly calcium and phosphorus, contained in a certain volume of bone। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी ये एक डेफिनेशन है काइंड ऑफ, तो वो हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं बोन मास। बोन की बात करें ना, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो वो होता है हमारा बोन मास। द केमिकल सब्सटेंसेज synthesized by specific host gland secreted into the blood and carried through the body are called। देखो क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है जो रिलीज कर रहा है शरीर अलग अलग ग्लैंड्स के माध्यम से, पिट्यूटरी ग्लैंड या अलग अलग पैनक्रियाटिक ग्लैंड, तो अलग अलग ग्लैंड कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रही हैं हमारे खून में, और फिर वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं उनको। सबको पता होना चाहिए था, वैसे ये देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए था। इट इज़ अ डिसीज इन विच बोन वीकनिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी हड्डियां टूटने का डर जो है या रिस्क है वो बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं ओस्टोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर हो जाता है। वो मतलब कह सकते हो कि उनकी डेंसिटी, बोन डेंसिटी घट जाती है। ये बीमारी जरूर ध्यान रखनी है आपको, हड्डियां कमज़ोर वाली बीमारी ये वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट, सेल, ऑर्गन और अदर टिश्यू इज कॉल्ड। हमारा पूरे शरीर, मतलब हम पहले अट्टे कट्टे पहलवान थे, अब सुकुड़े से हो गए हैं, तो ये जो है हमारे सारे सब कुछ घट गया शरीर में से, उसको हम क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया सबको पता है ना, आँख की बीमारी है। एट्रोपी, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक साइकिल, तो क्या है वो है एट्रोपी। देखो कार्डियक यानी कि कार्डियक अरेस्ट होता है जिसको हम हार्ट अटैक बुलाते हैं, तो ये ऐसे आलतू फालतू ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको समझ में आना चाहिए। कार्डियक साइकिल होता है ब्लड फ्लो का साइकिल, तो एक ही ऑप्शन बचता है एट्रोपी। आ स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ, देखो दो टाइप की इंजरी होती है, एक स्प्रेन होती है, एक स्ट्रेन होती है। तो जो स्प्रेन है वो किसकी इंजरी है? लिगामेंट की इंजरी है, एक मसल की इंजरी होती है बेसिक। अब बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ इंजरी टू, किसकी इंजरी है बोन फ्रैक्चर? वो है सॉफ्ट, ये हार्ड टिश्यू की, मतलब हड्डी मजबूत होती है ना हमारी, वो टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो किसको डैमेज करते हैं? लिगामेंट एंड टेंडन्स, बोन, कार्टिलेज, मसल्स, कार्पल्स, तो किसको करती है वो? लिगामेंट और टेंडन्स को करती है डैमेज। आ फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली, देखो अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, किसी में हड्डी टेढ़ी टूट जाती है, किसी में सीधी, तो वो अलग अलग रीजन्स की वजह से होता है। तो ये बोल रहे हैं फ्रैक्चर हुआ है, बोन हड्डी टूट गई है, लेकिन वो डायगनली टूटी है ऐसे करके, तो वो जो है बोन फ्रैक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ओब्लिक। फर्स्ट एड क्या करती है? सबको पता होना चाहिए फर्स्ट एड की डेफिनेशन, फर्स्ट एड वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना। फर्स्ट एड क्या है? कंप्लीटिंग सेकेंडरी सर्वे, फर्स्ट हेल्प गिवन टू द कैजुअलिटी, एक्सेसिंग अ विक्टिम वाइटल साइन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो क्या है वो? फर्स्ट हेल्प गिवन टू द कैजुअलिटी। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड टू, जो ड्रेसिंग है, बैंडेजेस है, वो किस में काम आती है? इंक्रीज द विक्टिम पेन, बैंडेज लगाने से तुमको क्या फ़ायदा मिलता है? सही सही तुम ही बताओ, है ना। क्या तुम्हारा खून वो जो है शरीर में जो दर्द हो रहा है, जहाँ पे चोट लगी है, वो बढ़ जाता है। इंक्रीज इंटरनल ब्लीडिंग, तुम्हारा खून और तेज़ी से बहने लगता है। हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। स्टिचेज अप आ डीप वाउंड, एक गहरा जख्म है, किसी ने कुल्हाड़ी ठोक दी और तुम लगा रहे हो उसको बैंडेज, तो किस में काम आएगी बताओ तुम? सबको पता है ना, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, और थोड़ा बहुत अगर चोट लगी है उसमें से खून को बहने को रोकने के लिए, बस। वट इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस, एक्सटर्नल ब्लड लॉस जो हुआ है उसको रोकने के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका है? वो है उसको ठोक दो, मतलब जहाँ से ब्लड फ्लो आ रहा है वहाँ पे हाथ रख के दबा दो उसको जोर से, वो फिर ब्लड फ्लो वहाँ से होना बंद हो जाएगा। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वाउंड, जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दो, और कोई तरीका नहीं है खून को रोकने का। मतलब उससे क्या होता है एक्चुअली में, उससे हमारी जो न्यूरॉन्स है, जहाँ से खून बह रहा है वो नसें ब्लॉक हो जाती है टेम्परेरीली, और उसकी वजह से फिर जो है वो खून बहना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब तक प्रेशर रहेगा तभी तक, ऐसा नहीं है कि तुमने छोड़ दिया फिर वो नाका बंद हो गया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता, नहीं तो वो चिपकेंगे नहीं वापस फिर। A burn should be immersed और placed under cold water for at least, तो कितने टाइम के लिए? देखो हमारा जैसे हाथ जल गया, पैर जल गया, कुछ भी जल जाता है, तो उसको कितने टाइम के लिए कोल्ड वाटर के अंदर एटलीस्ट हमको रखना चाहिए? वो है 10 मिनट।
द की गाइडिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर। तो क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है फर्स्ट एड का, तो वो क्या है, प्रेजेंट प्रोमोट इंजरी, प्रिजर्व वाटर, वाटर बचाना फर्स्ट एड का काम है नहीं, है ना। प्रेजेंट फर्दर इंजरी, प्रोमोट रिकवरी, प्रिजर्व लाइफ, लाइफ बचाना, रिकवरी करना, वो थोड़ा बहुत काम आ सकता है ना। ये ऑप्शन मेरे को सूटेबल लग रहा है और यही हमारा आंसर है। व्हाट इज राइस, इस राइस को जो है ना प्राइस भी लिख देता है कई बार कन्फ्यूज करने के लिए, PRICE। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये प्राइस या राइस, ठीक है। राइस होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। और प्राइस के बारे में मैं आपको डिटेल्ड क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा आंसर है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। इनका फंडा अलग ही है, ये आपको फिजिक्स पढ़ाने के प्लान में है। चलो पढ़ते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स भी पढ़ लो यार। द टर्म बायोमैकेनिक टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज एडोप्टेड इन। तो वो कब एडोप्ट की गई थी, अर्ली 1970s। द फील्ड where the study of forces is in force focus is known as, तो उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक। द स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। द टर्म फ्लेक्सियन रेफर टू, तो वो किसको रेफर करता है, बेंडिंग को। फ्लेक्सिबिलिटी, काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ सकते हो, उसी के जैसा सही वर्ड है। एक्सटेंशन इज, तो एक्सटेंशन क्या होता है, बेंडिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेटनिंग, तो क्या है, स्ट्रेटनिंग। मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है एबडक्शन। ब्रिंगिंग क्लोजर टू द रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एडक्शन। द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू अ लेफ्ट एंड राइट, मतलब हमारा एक कह सकते हो लाइन कह लो तुम एक टाइप से, तो हम हमारे शरीर को आधा आधा बांट देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सैजिटल प्लेन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ बनाए थे न्यूटन ने, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे दूसरा लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। तो द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहेगा, अगर मूवमेंट ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट है मोर स्टेबल विल इट रिमेन इन इट्स मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनर्शिया के नाम से। मतलब तुम आलसी हो, तुम सोफे पे पड़े हो, तुम सोफे पे पड़ा रहना चाहोगे, वही है ये लॉ ऑफ इनर्शिया, बड़ा आलसी लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट, तो क्या बदल देगा उसकी वेलोसिटी। The friction forces act in and fill in the blank direction to the direction of motion of an object, तो क्या है वो है हमारा opposite। Among the following sports in which friction plays the least important role, एक ऐसा स्पोर्ट के बारे में बताना जिसमें फ्रिक्शन का जो है ज़्यादा काम नहीं होता, वो है आइस स्केटिंग। क्योंकि बर्फ़ में हम अगर बर्फ़ में फ्रिक्शन हो गया तो फिर हम स्लाइड कैसे करेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, वो है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क में आते हैं जब हम उसके, तभी फ्रिक्शन लगता है ना। तो अगर संपर्क में नहीं आएंगे, अगर मान लो स्पेस में हो, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे फ्रिक्शन लगाने को, तो तुम बहते ही चले जाओगे एंडलेसली, तो वैसा होता है ये। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एज अ सरफेस विल जनरेट इज कॉल्ड द, फिल इन द ब्लैंक आएगा शायद यहाँ पे, ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या कहेंगे उसको हम, कोएफिशिएंट। 9th चैप्टर हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू सेल्डन इज, तो एंडोमॉर्फ देखो 3 टाइप की बॉडी होती है, मोटी, पतली और पहलवान टाइप की। तो यहाँ पे एंडोमॉर्फ जो बॉडी है वो कैसे टाइप की बॉडी है, राउंड बॉडी है। विच बॉडी टाइप कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ राउंड बॉडी एंड जोवियल पर्सनैलिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो अभी ऊपर ही पढ़ के आए ना, हाँ वही है नाम, एंडोमॉर्फ। A person who is bold and outgoing is an, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोल्ड है और आउटगोइंग है, तो उसको कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ड। मोटिवेशन दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू नेचुरली परस्यू एक्शन दैट प्रोवाइड फन, जॉय, प्लेजर और चैलेंज इज, उसको हम क्या कहते हैं, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि तुम्हारा मन कर रहा है, तुम देखो मोटिवेशन के बारे में तुम्हें पता होगा, वैसे तो तुम मोटिवेट होने के लिए बहुत वीडियो देखते हो,
पढ़ते कम हो, वीडियो ज़्यादा देखते हो मोटिवेशन वाली, है ना, वही काम है। अब देखो तुम जब तक ये कह रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, हमारे अंदर से मोटिवेशन अपने आप आए। जैसे मान लो तुम्हें खेलने जाना है, तुम्हारा मन, ऐसा तुम्हारा साथ हुआ है कभी, तुम्हें खेलने जाना है और तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं खेलने जा रहा, बिल्कुल नहीं होता ना तुम, क्योंकि तुम्हारा शरीर कहता है भैया फन है वहाँ पे, जॉय है, मजा आएगा तुमको, तो तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आता है और तुमको वो जो है एक्साइटेड कर देता है, चलो भैया खेलने चलते हैं। लेकिन वहीं पे पढ़ने की बात आती है, तुम अंदर से बिल्कुल तुम्हारा शरीर मन कहता है नहीं, ये तो मज़ेदार चीज़ नहीं है, बोरिंग चीज़ है, इसको छोड़ो, इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो मज़ा नहीं है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा नहीं होता। इस वजह से मोटिवेशन थ्रू द रिवार्ड और प्रेज इज नोन एज, हम क्या करते हैं, कुछ रिवार्ड देते हैं, कुछ प्रेज देते हैं, तो वो कैसा मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर से हम अपने आप को मोटिवेट करें। जैसे मान लो कि मैंने, भैया आज मेरे को फिजिकल एजुकेशन के 4 चैप्टर खत्म करने हैं और उसके बाद मैं अपने को खुद को ही एक रिवार्ड दूंगा चॉकलेट की, ठीक है, तो ऐसे करके हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती करके, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन हाँ, ये मोटिवेशन ऐसे काम नहीं करता जैसे मैंने बताया। हाँ, अगर कोई बाहर वाला बंदा बोले, आपके मम्मी पापा या कोई भी एक्सटर्नल कोई भी है आपके अलावा, तो अगर वो ऐसा बोलता है भैया तेरे को ये 4 किताबें पढ़नी है, 2 किताबें पढ़नी है, उसके बाद तेरे को ये चीज़ मिलेगी, हाँ फिर आप ज़रूर पढ़ लोगे, है ना। तो ये रहता है, जैसे ही पेरेंट्स बोलते हैं इंडिया के अंदर कि बेटा तुमको इतने % मार्क्स लाने, फिर तेरे को साइकिल दिला दूंगा। आप में से भी किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा ऐसा, कुछ ना कुछ दिलाने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या कैसा मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, वो है फीडबैक, क्योंकि हम खुद मोटिवेट है, हमको मतलब नहीं है फीडबैक में क्या आएगा। फीडबैक किसको लेनी है, बाहर वाले को, हम तो ले नहीं वाले खुद की। मतलब मैं गेम खेल के आया, मैं खुद से पूछ रहा हूँ भैया मज़ा आया, नहीं पूछूंगा ना मैं, हाँ टाइम पास करने गया था, टाइम पास हो गया बढ़िया से, तो हम फीडबैक नहीं लेते उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, तो कौन सा है वो हमारा इफेक्टिव, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो हम जो है बीमारियों से बचे रह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इनमें से रेगुलर एक्सरसाइज का कौन सा रिजल्ट नहीं है, यानी कि गलत है। इंक्रीज बोन डेंसिटी सही है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इंक्रीज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी यानी कि तुम्हारी आयु, लंबी उम्र बढ़ जाती है, तो वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर वो बढ़ गया तो बीमारी बढ़ गई समझ लो। और रेगुलर एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल को कम करने या फिर अगर कम है ज़्यादा करने, कंट्रोल करने का काम करता है, ना कि उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। नॉर्मली पीपल डू नॉट अदर टू आ रेगुलर एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम ड्यू टू, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनरशिप लेते हैं, कुछ भी करते हैं और वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या कारण है, लैक ऑफ प्रॉपर गोल्स, एडिंग वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट एंड असेसमेंट, फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। चलो हम देखते हैं आप पहले कितना गैस कर पाते हो इस आंसर को। देखो बहुत आसान सा है, मैं पूरा समझाऊंगा अच्छे से। इसका आंसर देखते हैं कितने गैस कर पाते हैं, ठीक है। मतलब तुमने जिम के एक पार्टनरशिप कह सकते हो, जिम ज्वाइन करा है और तुम थोड़े दिन जाके जिम में जा नहीं रहे हो, अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या तुम्हारा कोई प्रॉपर गोल नहीं है, या फिर जो है एडिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, तुम बहुत सारी एक्सरसाइज की बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज ऐड करके बैठे हो इसीलिए मन नहीं कर रहा। सोशल सपोर्ट एनहांसमेंट, कोई सपोर्ट करने को नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई जाए वहाँ पे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ ही नहीं रहा, आपको बता ही नहीं रहा कुछ, तो इस वजह से आप जाना नहीं चाह रहे। तो मोस्टली रीजन क्या होता है जो हम नहीं जाते, वो है लैक ऑफ प्रॉपर गोल्स। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करना, आपका जो पेपर है वो दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश में नहीं समझ आए हिंदी में पढ़ लेना एक बार, कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा एटलीस्ट किसकी बातें हो रही हैं और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लेकिन शांति से करना, बहुत टाइम मिलेगा आपकी बार के पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटिमेट बिहेवियर, इनमें से लेजिटिमेट बिहेवियर कौन सा है, असर्टिवनेस। इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज टू यूजिंग एग्रेशन, तो क्या है वो, कोज हार्म टू ओपोनेंट, अचीव अ पॉजिटिव गोल, एक्सप्रेस यूर फीलिंग ऑफ जेलसी, शो यूर हॉस्टिलिटी टू एन ओपोनेंट, तो वो क्या है, अचीव अ पॉजिटिव गोल। एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, जो स्पोर्ट्स के अंदर एग्रेशन है वो कैसे दिखाया जाता है, तुम गेम खेल रहे हो, किसी ने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो तुम कैसे एग्रेशन दिखाओगे, हाँ वही जो सब करते हैं, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर करके, और कुछ नहीं करने वाले। तो मैंने मार कुटाई भी कर सकते हो, अलग भरोसा नहीं है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा
ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये आसान सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है भी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टाइप के एक्सरसाइज है यहाँ पे ट्रेनिंग, तो उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली तो इस चैप्टर से। आइसोकाइनेटिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय, ये जो आइसोकाइनेटिक मेथड है वो किसने डेवलप करा था? जे पेराइन ने। इन एक्सरसाइज नो मूवमेंट टेक प्लेस, एक एक्सरसाइज जिसमें कोई मूवमेंट नहीं करते, मतलब 3 टाइप की होती है यहाँ पे बेसिकली, उनमें से एक है ये, वो हमारी आइसोमेट्रिक, जिसमें हम बैठ जाते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं ना, जैसे हमने ये ऐसे बैठते हैं, हम दीवार के सारे बैठ के घुटने मोड़ के, ऐसे एक्सरसाइज तो हो रही है, आपकी जान भी लग रही है, पावर भी लग रही है, आप खड़े हो, ठीक है, आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार थोड़ी ना सरक रही है, आप पावर जरूर लगा रहे हो, आप भी नहीं दिख रहा कुछ पावर लग रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रही हमको, तो इस वजह से वो क्या, उस टाइप की एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट को हम कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज में डालेंगे? तो वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में डालेंगे। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? वो हमारा स्पीड एंडोरेंस। 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट कम्स अंडर, 400 मीटर जो स्प्रिंट है वो किसके अंदर आते हैं? स्पीड एंडोरेंस के अंदर। देयर विल बी नो वेरिएशन इन पेस इन एक्टिविटी इन, तो किस में होता है वो है कॉन्टिन्यूस मेथड। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार लगे रहो, और बाकियों में क्या होता है? वेरिएशन होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, रुको या रेस्ट करो, बीच में मौका मिलता है। कॉन्टिन्यूस वाले में आपको कोई मौका नहीं मिलता। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पीड, इनमें से टाइप ऑफ स्पीड कौन सी नहीं है? वो है स्प्रिंटिंग। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी का टाइप कौन सा नहीं है? वो है स्ट्रेच। इन विच मैथड इज स्ट्रेचिंग डन इन रिदमिक वे, रिदमिक वे यानी कि ऐसे रिदम में तुम भागो रुको ऐसे रिदम बना के चलो, तो वो कौन से वाला होता है? वो है बैलिस्टिक मेथड। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट विद वन अनदर एंड इन रिलेशन टू अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं कपलिंग एबिलिटी। एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट पेजेस इज नोन एज, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी। सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिजाइन बाय, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, याद रखना। सर्किट ट्रेनिंग मेथड किसने डिजाइन किया था? एडमसन एंड मॉर्गन ने। एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट पेजेस इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यूज जो कि मैंने हर एक चैप्टर के आपको करा दिए हैं। ऐसे ही जो है डिटेल्ड एक वीडियो आएगी फिजिकल एजुकेशन की आपकी इस बुक की, तो जिसके अंदर मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर कराने वाला हूँ। वो वीडियो देखो, मेरे को नहीं पता 1 घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे की बनेगी या 2.5 घंटे की बनेगी, एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स आपके कवर कराए जाएंगे, मतलब एक 1 शॉट वीडियो हो जाएगी एक टाइप से, ठीक है। तो उस वीडियो को चाहो तो आप पूरी देख सकते हो, या पीडीएफ परचेज करके आप रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बार बार वीडियो देखोगे तो याद थोड़ी ना होगा, उसको लिखना भी है आपको, लिख के याद करोगे, रटोगे भी थोड़ा बहुत, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी है, आप किस हिसाब से करना चाहते हो। पीडीएफ परचेज करना चाहो तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो है वीडियो देख के समझना है तो वीडियो देख के भी समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और हाँ, एक और चीज़, सभी जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमने वीडियो पूरी देखी है, कंप्लीट देखी है, ताकि मेरे को भी सुकून मिले कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो वर्थ इट है, वो आपको फ़ायदा ज़रूर दे रही है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।